सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 में ज्ञान सागर की पुस्तक का 14वां पाठ हम लोग करने जा रहे हैं बेटा, बहू की विदा। तो कल हमने इसका पठन कार्य किया था, इस पाठ को हमने पढ़ा था और आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाठ में से जो दिए गए हैं वही प्रश्नोत्तर हम लोग करेंगे बेटा। पहला इसमें प्रश्न दिया हुआ है, प्रमोद कौन था, वह किसकी विदा करवाने आया था। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे, प्रमोद एक 23 वर्षीय एक नौजवान युवक था और वह अपनी बहन कमला, ठीक है, वह कमला का भाई था और वह अपनी बहन कमला की विदाई करवाने उसके ससुराल आया था। ये हमारा इसका पहला, क्योंकि हमने पहले पूछा है प्रमोद कौन था, तो प्रमोद एक 23 वर्षीय एक नौजवान था और वो कौन था, कमला का भाई था। और वो किसकी विदा करवाने आया था, अपनी बहन कमला की विदा करवाने के लिए उसके ससुराल आया था। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न पड़ता है बेटा कि जीवनलाल कमला की विदा क्यों नहीं करना चाहता था, क्यों नहीं करवाना चाहता था। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि जीवनलाल कमला की विदा नहीं करवाना चाहता था क्योंकि जीवनलाल को लगता था कि उसकी बहू यानी कमला के मायके वालों ने ना तो उसको दहेज की रकम पूरी दी है, यानी जो दहेज की राशि उन लोगों ने राशि पहले ही उन्होंने निर्धारित कर दी थी कि दहेज में हमें इतने पैसे मिलने चाहिए, ना तो वो दहेज की रकम उसको पूरी दी थी और ना ही जो बाराती थे उनकी खातिरदारी अच्छे से की थी। ठीक है, तो बारातियों का स्वागत भी उसकी नज़र में उतना अच्छा नहीं हुआ था जितना वो चाह रहा था और ना ही उसको उस दहेज के रकम पूरी मिली हुई थी, तो इसलिए वो कमला की विदा नहीं करवाना चाहता था। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है बेटा इसमें कि अपनी विदा न होने पर कमला की क्या प्रतिक्रिया थी, मतलब उसको कैसा लग रहा था, वो क्या कर रही थी उस टाइम। अपनी विदा न होने के कारण कमला को बहुत दुख हुआ था, बहुत बुरा उसको लग रहा था, लेकिन उसने अपना यह दुख अपने भाई प्रमोद के सामने व्यक्त नहीं होने दिया, उसके सामने जाहिर नहीं होने दिया कि वह दुखी है। उसने प्रमोद को यह विश्वास दिलाया कि वह उसकी चिंता ना करे, यानी प्रमोद उसकी चिंता ना करे, गौरी के आने के बाद उसे सही सहेलियों की कमी महसूस नहीं होगी। यानी जो उसकी ननंद थी गौरी, वो ससुराल से वापस आने वाली थी, तो उसने अपने भाई को यही समझाया कि यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे हैं, माँ जी हैं वो मेरा बहुत ध्यान रखती हैं और गौरी अगर यहाँ आ जाएगी तो उसके आने के बाद मुझे सखी सहेलियों की भी कमी महसूस नहीं होगी और समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। तो ये हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर रहेगा बेटा। फिर है फोर्थ वाला, राजेश्वरी ने जीवनलाल को क्या समझाया था। राजेश्वरी ने जीवनलाल को समझाया कि जो व्यवहार तुम अपनी बेटी के लिए दूसरों से चाहते हो वही व्यवहार दूसरों की बेटी को भी दो। बहू और बेटी, उसे बहू और बेटी में अंतर नहीं करना चाहिए, यानी बहू और बेटी दोनों समान होती हैं, दोनों को बराबर दृष्टि से उसको देखना चाहिए और उसे कमला की विदा करा देनी चाहिए, यानी विदाई उसकी हो जानी चाहिए। तो ये राजेश्वरी ने उनको समझाया था। फिर हमारे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। पाठ के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं, इनमें से हमें ये देखना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो जो सही कथन है उसके सामने हम लोग सही का निशान लगाएंगे और गलत है उसके सामने गलत का। अब पहला हमारा क वाला हमारा जो भाग है उसमें हम देखते हैं कि हर लड़की सास ससुर के साथ सावन बिताने का सपना देखती है। नहीं बेटा, ये गलत होगा, क्योंकि हर लड़की, पाठ के आधार पर हर लड़की अपनी सखी सहेलियों के साथ सावन बिताने का सपना देखती है। जब नवविवाहिता होती हैं तो वो पहला सावन अपने मायके में मनाती है अपनी सखी सहेलियों के साथ। तो ये वाला जो इसमें कथन दिया है ये गलत है। ख वाला दे रखा है बेटा, जीवनलाल कमला की विदाई के लिए 5,000 रुपये मांगता है। ठीक है, क्योंकि उसने उससे 5,000 रुपये मांगे थे, जो दहेज की बकाया रकम थी, दहेज में जो पूरी नहीं आई थी वो उन्होंने 5,000 मांगे थे जीवनलाल ने कमला के भाई से। कमला राजेश्वरी को ममता की मूर्ति कहती है। हाँ, क्योंकि जब उसके ये कमला का भाई जब उसको ये बोल रहा था कि नहीं तुम इन लोगों के बीच में कैसे रहोगी, तो जो कमला थी उसने यही कहा था कि नहीं, जो माँ जी हैं, यानी जो मेरी सास है वो बिल्कुल ममता की मूर्ति है, बहुत प्यार करती है मुझसे।
तो ये सही कथन है। प्रमोद कमला की विदाई के लिए दुकान बेचने की बात करता है, नहीं, वो अपना घर बेचने की बात कर रहे हैं। जब उससे पैसे की आवश्यकता थी, जब जीवनलाल ने उससे पैसे मांगे तो प्रमोद ने अपना घर बेचने का सोचा था कि घर बेचकर इसको 5,000 दे देंगे। तो यहाँ पर ये कथन जो दे रखा है ये गलत होगा बेटा। राजेश्वरी जीवनलाल की दहेज की मांग से सहमत नहीं थी। हाँ, ये कथन सही है, क्योंकि राजेश्वरी को पहले ही राजेश्वरी ने उसका विरोध किया था कि ये सही नहीं है, हमें दहेज की मांग नहीं करनी चाहिए। तो ये आपके प्रश्नोत्तर हो जाते बेटा सही और गलत वाले, और जो पाठ के आधार पर दिए हैं वो प्रश्नोत्तर। अब हम लोग करेंगे बातचीत के आधार पर। अब बातचीत के आधार पर अगर देखी जाए तो पहला इसमें प्रश्न दे रखा है कि बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। अब इसका आशय यानी मूंछ का ऊंचा होना, जो जीवनलाल का ये कथन है, तो उसका आशय यही है कि जीवनलाल को ये लग रहा था कि हमने अपनी जो हैसियत है उसके अनुसार हमने काफ़ी दहेज दिया है, हमने खूब दहेज दिया है, और जो बाराती थे उनका स्वागत भी हमने बहुत अच्छे, उनकी खातिरदारी है, उनका स्वागत भी हमने बहुत अच्छे तरह से किया है। और जो मेरी बेटी के यानी गौरी के ससुराल वाले हैं उनको इतना दहेज दिया कि सबकी आंखें फटी रह गई थी, यानी सब लोग आश्चर्यचकित होकर उस दहेज को देखते रहे थे, इतना हमने उनको पैसा दिया है। और उनके अनुसार उनके ससुराल वालों को मुंह खोलने का मौका ही नहीं मिला, यानी उनके ससुराल वालों को की जितनी उनको चाह थी कि वो इतना करें, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं जीवनलाल ने कर दिखाया है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमने उनके सामने अपनी इज्जत बनाए रखी है, हमने मूंछ ऊंची रखी है, यानी उनको जितना चाहिए था हमने कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा दिया है। तो ये जीवनलाल की सोच थी, तो इसलिए ये कथन उसने कहे थे। दूसरा हमारा आता है जीवनलाल, राजेश्वरी और कमला के चारित्रिक गुणों पर हमें चर्चा करनी है, यानी उनके चरित्र में ऐसे कौन कौन से गुण थे जो आपके इसमें गुण या अवगुण जो भी हैं, तो यहाँ पर हम लोग उनके चरित्र के गुणों के बारे में बताएंगे। तो यहाँ जीवनलाल है, जीवनलाल जो था वो एक धनी व्यापारी था, उसको हम बहुत दहेज का लोभी यानी लालची कह सकते हैं, बहुत ही जिद्दी स्वभाव का था। ठीक है, तो ये उनके चरित्र की हम लोग विशेषताएं एक तरह से कहेंगे, ये गुण तो नहीं है, दोष ही है, लेकिन जो उसके चरित्र सामने आया उनमें से यही विशेषताएं निकल के आ रही हैं कि वो एक लालची था, लालची धनी व्यापारी था। ये हम लोग कहेंगे कि वो एक धनी व्यापारी थे, वो बहुत ही लालची था और बहुत ही अड़ियल और जिद्दी स्वभाव का था जीवनलाल। फिर उसके बाद आते हैं राजेश्वरी। राजेश्वरी के चरित्र में हम लोगों को गुण दिखाई दिए कि एक तो गलत के खिलाफ उनमें विरोध करने की ताकत थी, अगर कहीं गलत हो रहा है तो वो विरोध करती थी। दूसरा, वो ममता की मूर्ति, यानी वो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह मानती थी और उससे कमला से बहुत प्यार करती थी। तो ये यहाँ पर हम उनके दो चरित्र, यहाँ पर चरित्र गुण उसके लिखेंगे कि एक तो वो गलत, कोई भी कार्य अगर गलत हो रहा है तो उसका विरोध करती थी, और दूसरा उसमें क्या था, वो अपनी बहू से बहुत ही प्रेम करती थी। ममता की मूर्ति हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि वो अपनी बहू से बहुत ही ममतापूर्ण व्यवहार करती थी। तीसरा यहाँ पर कमला दे रखा है, तो कमला का जो है वो बहुत ही सीधी सादी एक लड़की थी और सहनशील, हम लोग इसमें कह सकते हैं कि बहुत ही सहनशील थी वो। सहनशील इसलिए क्योंकि जब उसको कमला के भाई ने जब उसको बताया कि मैं विदा नहीं कर रहे हैं ये लोग, तो वो फिर भी उसको दुख बहुत हुआ था, लेकिन फिर भी उसने सहन करके अपने भाई को यही कहा था कि भैया मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, सब लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और जब यहाँ गौरी आ जाएगी तो मुझे सखी सहेलियों की भी किसी प्रकार की मुझे यहाँ पर कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये उनके गुणों पर चर्चा हो जाती है, जो हमने इस पाठ के आधार पर हम लोगों के सामने जो उनके गुण आए हैं वो ये थे बेटा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, दहेज प्रथा को समाप्त करने में युवाओं का क्या योगदान हो सकता है, कि युवा जो पीढ़ी है हमारी वो इस मामले में क्या योगदान दे सकती है इस प्रथा को हटाने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए। तो सबसे पहले तो युवाओं में एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए, एक युवाओं को सकारात्मक तरीके से उनकी सोच है वो होनी चाहिए। दूसरा, उनमें जो लड़कियों का, जैसे
उनको एजुकेट यानी उनका पढ़ा लिखा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी तो वो अपने अधिकारों को समझ पाएंगी, अपने लिए अपने खुद के पैरों पर खड़ी हो पाएंगी, आत्मनिर्भर बन पाएंगी। तो अगर ऐसा होगा तो धीरे धीरे दहेज प्रथा जो है वो समाप्त हो जाएगी। और युवाओं में ये होना चाहिए कि उनको दहेज लेने और दहेज देने दोनों के लिए उनको विरोध करना चाहिए कि ना वो दहेज लेंगे और ना ही वो देंगे। तो इस तरह धीरे धीरे दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन उसमें युवाओं का योगदान होना बहुत आवश्यक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, जीवनलाल किस मरहम की बात करता है, उसे यह मरहम किस प्रकार मिलता है। तो जीवनलाल जब पैसे मांग रहा है वो 5,000 रुपये को मरहम का रूप देता है कि उसके लिए मरहम क्या है, 5,000 रुपये। और उसको उस मरहम किस प्रकार मिलता है, उसको वह मरहम एक दूसरी चोट के लिए मिलता है। चोट उसको लगती है एक चोट के रूप में मिलता है कि जब उसकी बेटी को ससुराल से विदा नहीं किया गया तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, उसको अपने महसूस हुआ कि मुझे अगर मेरी लड़की को नहीं भेजा जा रहा तो मुझे कितना दुख हो रहा है। तो वह यह उनकी जो कमला के माता पिता हैं उनका वह दुख समझ पाया। लेकिन वो कैसे समझ पाया, जब उसको उसके लड़की के ससुराल वालों ने एक चोट पहुंचाई तो वह उस चोट को यानी दूसरी जो चोट लगी उसको एक मरहम का रूप दे रहा है कि जब एक चोट का इलाज क्या होता है, शायद एक दूसरी चोट हो सकती है। तो यहाँ पर उसने मरहम क्या है कि जब दूसरी चोट लगी तो उसको वो सारी चीज़ें समझ आई कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। फिर है अनुमान और कल्पना के आधार पर। अनुमान और कल्पना में हम लोगों को यहाँ अनुमान लगाना है, एक अंदाज़ा लगाना है कि अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग वो क्या होता, कहानी में क्या चेंज आता है, इस नाटक में क्या अलग होता। क्या होता यदि राजेश्वरी कमला और प्रमोद का साथ ना देती। अगर राजेश्वरी, क्योंकि राजेश्वरी ने कमला का भी उसकी भी हिम्मत बंधाई थी, प्रमोद को भी समझाया था और अपने पति जीवनलाल को भी बहुत समझाया था, क्योंकि उन दोनों का साथ प्रमोद और कमला का साथ राजेश्वरी ने ही दिया था। और उसने अपने पति को बहुत समझाया कि जो तुम कर रहे हो वह गलत कर रहे हो, जो बहू का दहेज है उसमें कोई कमी नहीं है, और अगर थोड़ी बहुत कमी रह भी जाती है तो भी जो ससुराल वाले हैं उनकी कभी भी कमी पूरी हो ही नहीं पाती। वो कितना भी, अगर लड़की वाला कितना भी करे, लेकिन ससुराल वालों को वो कम ही लगता है। अगर तुम बेटी और बहू को समान समझोगे तो तुम्हारे मन को बहुत शांति मिलेगी और तुम्हें ये छोटी छोटी शिकायतें हैं ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर वो उनको ना समझाती तो शायद जीवनलाल कभी भी ना समझ पाते। जीवनलाल ने वो कभी भी उसको ना समझ पाते और कमला की विदा नहीं हो सकती थी। यदि कि गौरी की विदाई हो जाती तो क्या होता। गौरी जीवनलाल की बेटी का नाम है, तो अगर गौरी की विदाई उसके ससुराल वाले से हो जाती, ससुराल वाले अगर गौरी की विदाई कर देते तो शायद जीवनलाल को अपनी गलती का एहसास कभी भी नहीं हो पाता। क्योंकि जीवनलाल को उसकी गलती का एहसास कब हुआ था, उसको अपनी गलती कब समझ आई थी, जब उसकी खुद की बेटी की विदा नहीं हो पाई थी। तब उसको उस चीज़ का एहसास हुआ था कि दूसरे की बेटी की विदा नहीं होती तो कितना उसको दुख होता है, तो तब वो समझ पाए थे। लेकिन अगर गौरी की विदाई हो जाती तो शायद वो कभी भी कमला का दुख नहीं समझ पाते। फिर हमारा क्वेश्चन आता है बेटा अगला, इसमें भाषा की बात। भाषा की बात में हमें नीचे दिए गए वर्ग पहेली में से क्रिया विशेषण शब्द यहाँ पर छुपे हुए वो हमें ढूंढकर लिखने हैं। पहले हम लोग इस पर सर्कल करेंगे, जैसे अभी, धीरे, तब, कल, इधर, किधर, तेज, आज और बहुत। अब ये शब्द हमने यहाँ पर सामने लिखे हैं। अभी यह हमारा कौन सा क्रिया विशेषण, जैसा कि आपने अभ्यास सागर की पुस्तक में पढ़ा भी है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब यहाँ हम लोगों ने अभी, तो क्रिया विशेषण के आपको भेद का भी पता है कि एक तो रीति, जहाँ पर यानी तरीका बताया जाता है, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। एक कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक या समयवाचक हम लोग उसको कह सकते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, तो जो स्थान के बारे में बताता है, क्रिया जब हो रही है तो उसके स्थान का बोध करवाने वाले जो शब्द होते हैं उनको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एक परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण है वो, तो यहाँ पर अभी, अभी जो है वो समयवाचक है,
क्योंकि वो समय का बोध करवा रहा है कि वो क्रिया कब हुई है, अभी। अभी, कल, धीरे धीरे। यहाँ पर कल जो है अभी और कल, ये क्या होगा, हमारा समयवाचक होगा, यानी कालवाचक भी इसको कह सकते हैं। धीरे, धीरे जो है वो तरीका बताए गए हैं, यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद हमारा आता बेटा तब। तब जो है वो भी समय बता रहा है। बहुत, ये हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। किधर, इधर, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये स्थान बताए हुए हैं। आज, आज जो है वो समय बता रहा है। बहुत, बहुत भी वही हमारा यहाँ पर ये दोबारा लिखा गया बेटा, बहुत है, वो भी क्या बता रखा है, इधर परिमाणवाचक बता रखा है। तेज जो है वो उसकी क्रिया का तरीका बता रखा है, यानी रीतिवाचक यहाँ पर आएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये हमारे क्रिया विशेषण के भेद हो जाते हैं बेटा, जो हमने इसमें वर्ग पहेली में से हमने शब्द छांट के लिखे, क्रिया विशेषण शब्द। अब उसके बाद आता है हमारा यहाँ पाठ के आधार पर यहाँ कोई भी 4 युग्म शब्द यानी जोड़े वाले शब्द हम लोगों ने ढूंढ कर लिखने हैं। जैसे हंस खेल कर, माँ बहन, हंसती हंसाती, सुख सुहाग, ये हमारा क्या है, पाठ में से ही हमने छांट के लिखे। फिर आता है पुनर्रुक्त शब्द। पुनर्रुक्त होते हैं बेटा जो एक ही शब्द दोबारा से प्रयोग होता है। जैसे धीरे धीरे है, धीरे धीरे में धीरे शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हमारा होगा पुनर्रुक्त शब्द, इनको कहते हैं। कभी कभी, खड़ी खड़ी, समझाते समझाते, ये हमारे शब्द कौन से हो जाते हैं, पुनर्रुक्त। तो यहाँ अब देखिए अगले वाला, यहाँ जीवन मूल्य पर आधारित जो प्रश्नोत्तर है वो हम लोग करेंगे। दहेज प्रथा नैतिक मूल्यों का हनन करती है, कैसे? जैसा कि आप लोगों ने बेटा, आप लोग समाचार पत्र में पढ़ते हैं या वैसे आप लोग सुनते हैं कि दहेज के लिए ये एक बहुत ही ऐसी प्रथा है, ये बहुत ही बुरी है, एक बुराई है हमारे समाज में, जिसके कारण हजारों लड़कियों को मार दिया जाता है। अगर दहेज किसी को पूरा नहीं मिलता और वो लोग संतुष्ट नहीं होते, तो वो उस लड़की को तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं, उसको दुख पहुंचाते हैं, उसको पीड़ा देते हैं। और कई बार जो केसेस ऐसे हो जाते हैं जिसमें लड़की को जिंदा जला दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, या उनके अत्याचारों से परेशान होकर लड़की स्वयं ही वो मतलब आत्महत्या वो कर लेती है, स्वयं को खत्म कर देती है। तो ये हमारी जो ऐसी, ये एक सामाजिक कुरीति है बेटा, एक सामाजिक बुराई है ये दहेज प्रथा, जिसके कारण बहुत सी लड़कियों की जो जिंदगी है वो नर्क से भी बदतर हो जाती है, उससे भी बुरी हो जाती है। तो ये हमारे नैतिक मूल्य को, क्योंकि ये अच्छे खासे इंसान को इतना नीचे गिरा देता है, वो उसको किसी लड़की को, किसी जो उनकी बहू आती है उनको इतना परेशान कर देते हैं। तो ये एक तरह से नैतिक मूल्यों का हनन ही हुआ, उसको खत्म कर देता है कि किसी इंसान के साथ इतना बुरा मतलब उसके साथ बिल्कुल इंसानियत वाला व्यवहार ही ना करना, वो हमारे नैतिक मूल्यों का ही हनन होगा। बेटा और बेटी की समानता सुदृढ़ समाज की नींव है, कि जब हम इस पर अपने विचार बताइए, जब हम लोग बेटे और बेटी को समान रूप से देखते हैं, तो हम लोग अगर उनको समान रूप से देखेंगे तो शुरू से ही उनके साथ एक समानता का व्यवहार रहेगा, उनको बराबर से हम लोग आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेंगे, और उनकी जो सोच है वो हम लोग शुरू से ही सकारात्मक रखेंगे। अगर सकारात्मक उनकी सोच रहेगी, तो अगर हम लोगों ने बेटा और बेटी दोनों को ही समान रूप से देखा है, तो वो एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसमें लोगों की सोच जो होगी वो अच्छी रहेगी। बहू और बेटी के लिए भी समान भावना उनके अंदर होगी, और शुरू से ही उनमें ऐसे संस्कार, उन बेटों में भी और बेटियों में भी ऐसे संस्कार उत्पन्न होंगे, यानी उनको समानता का दर्जा जब दिया जाएगा, तो दूसरे घर में जाने के बाद भी, यानी जो बेटी यहाँ पर दूसरे के घर जाकर बहू बन रही है, उसको भी एक तरह से समानता का भाव मिलेगा, उसको भी आदर मिलेगा। तो ये एक अच्छे समाज की नींव रखी जाएगी। फिर कुछ करने के लिए है, जैसे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं। कौन कौन सी बुराइयां? जैसे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, तो बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जो हमारे समाज में फैली हुई है। तो उनको खत्म करने के उनके कारण तो सबसे मेन रूप से उनका कारण क्या हो जाता है कि लोग पूरी तरह से साक्षर नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है। वो उस ज्ञान की मतलब ज्ञान की कमी के कारण वो लोग इस तरह की जो हमारे समाज में बुराइयां हैं ये फैली हुई हैं।
तो इसके लिए आप लोग उसके संबंध में आप उसके यानी उस बुराई को ख़त्म करने के लिए आप कौन सा तरीका आजमा सकते हो, आप क्या परियोजना बना सकते हो, इस पर आप लोग कोई भी कार्य इसके लिए आप लोगों को तैयार करना है, यानी आप क्या क्या तरीका उसके लिए अपना सकते हो। दूसरा यहाँ पे दिया है कि पाठ में कुछ मुहावरों का प्रयोग हुआ है, यानी पाठ में इसमें 2-4 मुहावरे दिए हुए हैं और यहाँ ये कक्षा कार्य की एक एक्टिविटी हम लोग जिसको कक्षा में हम लोग एक गतिविधि करवा सकते हैं कि जैसे अध्यापक इसमें कुछ पर्चियों पर मुहावरों के नाम लिखते, तो मुहावरों को लिखकर एक पर्ची उसमें डाल देता है, बॉक्स में डालने का, एक डिब्बे में डाल सकते हैं हम। कोई भी बच्चा उस पर्ची को उठाएगा और उसमें जो मुहावरा लिखा हुआ है उसका मूक अभिनय करेगा। मूक अभिनय मतलब उसकी आपको एक्टिंग करनी है और एक्टिंग के द्वारा ही आपको ये जो सामने बैठे हुए बच्चे हैं, अन्य कक्षा में जो बच्चे बैठे हुए हैं, उनको समझाने का प्रयास करना है कि उसने कौन सा मुहावरा बताया है। तो ये एक बहुत ही रोचक जो है वो गतिविधि होगी, अगर हम लोग कक्षा में करना चाहेंगे तो कक्षा में करेंगे तो ये बहुत ही रोचक और मनोरंजक होगी। इसके साथ साथ हम लोगों को इसका फ़ायदा क्या रहेगा कि जो मुहावरे हैं उनका अर्थ भी समझ आएगा। तो ये हमारा पाठ हो जाता है बेटा बहू की विदा, इसके प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो आप लोग इसको रिवाइज करोगे, इसके क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं बेटा, लर्न करने हैं। थैंक यू।